हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये सभी एकदम शानदार क्वेश्चन हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में आने के क्वेश्चन चांस हैं। तो चलिए देखिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड की लगभग ये कितनी 21-22 नंबर वीडियो है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो रिवाइज करें। जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं और वो भी उनको 2024 में ये मान के चलिए कि हर एक क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा एंट्रेंस एग्जाम बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, तो उसमें 40 क्वेश्चन आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड से आएंगे। देखिए 40 में आपके 39 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन नहीं सही होना चाहिए कि 39 क्वेश्चन आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में सही होना चाहिए। तो चलिए उसी मुहिम को पूरा कंप्लीट करते हुए आप वीडियो, जितनी वीडियो टोटल है 20-21 वीडियो बनी हुई है, ये भी प्लेलिस्ट में जाके ऐड कर दूंगा, तो ये वीडियो आप रिवाइज करते रहिए। चलिए शानदार तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताना है। लेकिन देखिए सभी चीज़ मैं बता ही दे रहा हूँ। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज सेलिब्रेटेड, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, लेकिन यहाँ हेपेटाइटिस, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वर्ल्ड, ये आपका 11 जुलाई, ये आपका 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, 28 जुलाई को। ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन यहीं पे इन सभी ऑप्शन को मैं बता दे रहा हूँ। अगर 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, तो इसको आप यहीं लिख लीजिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन, WORLD, वर्ल्ड POPULATION, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑन सेलिब्रेट या फिर इज सेलिब्रेट लिख लीजिए, सेलिब्रेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है तो 11 जुलाई को, तो ये लिख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ 7 अप्रैल, ये अगर आप देखेंगे कि 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है तो ये भी आप लिख सकते हैं। 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, WORLD, वर्ल्ड हेल्थ HEALTH, हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो 7 अप्रैल को। और यहीं पे बात किया जाए कि 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है तो एड्स डे मनाया जाता है। ये तो सबको पता ही है कि एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये 1 दिसंबर को। ये सभी डे क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं भाई, कोई खुशी का माहौल होता है क्या, ये सभी सेलिब्रेट किए जाते हैं। कोई भी दिन इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जो पॉपुलेशन है, जो सभी जनसंख्या है, उनको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी रहे, इसीलिए कोई भी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सब हो गया। तो आप इसका तो ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का, लेकिन मैंने सभी को बता दिया कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 7 अप्रैल को हेल्थ डे मनाया जाता है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, और अगर बात किया जाए 1 दिसंबर को तो क्या मनाया जाता है एड्स डे, मैंने बता ही दिया साहब। और यहीं पे एक आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि WORLD, वर्ल्ड ENVIRON, इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ऑप्शन में बताएंगे। सभी स्टूडेंट बताइए, इन सभी क्वेश्चन का लगभग 10-15 बार क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं चैनल पे, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन है। ये भी देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, ये भी क्वेश्चन ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन का मीन्स है कि आपको थोड़ा सा समझना है। और ऑप्शन देखिए, दी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। अब देखिए ये पूरा है, द प्रोसेस ऑफ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का क्या मतलब होता है, ओव्यूलेशन का मीन्स होता है सेकेंडरी oocyte का क्या होता है, सेकेंडरी oocyte क्या होते हैं, निकलते हैं, उन सेकेंडरी oocyte बनते हैं, उसी को ओव्यूलेशन बोला जाता है। और सेकेंडरी oocyte को कभी कभी, मेन तो सेकेंडरी oocyte ही बोला जाता है, लेकिन कभी कभी इसी को ओवम बोल दिया जाता है, OVUM,
ओवम बोल दिया जाता है। तो ये देखिए, अब ओव्यूलेशन जो होता है, ओव्यूलेशन क्या होता है, यहाँ तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जो होता है ग्रेफियन फॉलिकल होती है, पहले क्या होते हैं इमेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल होती है, फिर उस पर हार्मोन एक्ट करते हैं, फिर वो मैच्योर होती है। मैच्योर मीन्स क्या होती है भाई, वो मैच्योर का मतलब वो एकदम परिपक्व हो गया, एकदम मैच्योर हो गई वो सेल। तो अब वो मैच्योर हो गई तो कुछ ना कुछ तो बनाएगी ही ना, तो मैच्योर सेल हो जाती है एकदम। फिर मैच्योर होके फिर इस पर कोई हार्मोन एक्ट करता है, ये क्या होती है डिहाइसेंस, मतलब फटती है, डिहाइसेंस होती है, फटती है। फिर फटने के बाद इसी में से सेकेंडरी oocyte निकलता है, इसी को ओव्यूलेशन कहते हैं। फिर ये जो कवरिंग बचता है, चलिए अच्छा थोड़ा सा समझा देते हैं आपको, तभी आइडिया लग जाएगा, आप नोट्स भी प्रिपेयर कर पाएंगे। तो लेकिन पहले इसका हम लोग ऑप्शन सही कर लेते हैं। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये ओव्यूलेशन कराता है। अब इसके प्रोसेस में देखिए चीज़ें आपको समझ लीजिए, अच्छे से समझ लेंगे तो थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये एकदम सब चीज़ एकदम क्लियर कर लीजिए। जैसे आप देखे होंगे पहले क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ब्रेन का पार्ट होता है जो दिमाग में होता है, हाइपोथैलेमस HYPO, हाइपो THALA, हाइपोथैलेमस होता है। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस GnRH एक हार्मोन होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH हार्मोन होता है, ये सीक्रेट करता है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के आगे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी होती है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे आके वर्क करता है GnRH। अब पिट्यूटरी क्या करती है भाई, पिट्यूटरी देखिए, पिट्यूटरी से यहाँ पे दो हार्मोन का फंक्शन होता है, एक निकालती है कौन सा हार्मोन, एक निकालती है FSH हार्मोन निकालती है और एक LH हार्मोन निकालती है। लेकिन पहले FSH का रोल होता है, पहले पिट्यूटरी से FSH हार्मोन निकलेगा, FS का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा। फिर अब ये क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर ये ओवरी टोटल होता है, पूरा ओवरी ये मान लीजिए है, ये ओवरी है टोटल। ओवरी के अंदर क्या होते हैं ग्रेफियन फॉलिकल, छोटे छोटे ग्रेफियन फॉलिकल होते हैं। अब ये FSH हार्मोन आके इस पर एक्ट करता है, वर्क करता है। तो ये छोटे छोटे इमेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल ये होते हैं जो मैच्योर नहीं होते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं। अब इनको क्या करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनको मैच्योर बना देता है, एकदम ऐसे मैच्योर बना देगा। अब जब मैच्योर बना देगा तो FSH क्या करता है, अब ये मैच्योर हो गई ग्रेफियन फॉलिकल, तो ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, अब ये जो क्या होती है, ये जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल होती है, भाई लिख लीजिए यहीं पे MATURE, मैच्योर ग्रेफियन GRAFIAN, ग्रेफियन FOLLICLE। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल कौन सा हार्मोन निकालती है, तो एक स्त्री हार्मोन होती है, मतलब वो सिर्फ महिलाओं में प्रेजेंट होती है, उसका नाम है एस्ट्रोजन होती है। तो एस्ट्रोजन ये लिख लीजिए, एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन तो यहाँ ग्रेफियन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाती है तो एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट कर देती है, एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट हो जाएगा। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके वर्क करता है। जब ये निगेटिव फीडबैक इसी को बोला जाता है। जब आगे क्वेश्चन और लगाएंगे ना तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन निगेटिव इफेक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट किस पे शो करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे और किस हार्मोन पे। फिर ये एस्ट्रोजन जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, कहता है भाई मुझे एस्ट्रोजन, अब आप ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मत सिक्रेट करिए, तो FSH पे जाके निगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है। फिर कहता है कि FSH मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं तो मैच्योर हो गया हूँ, एक सिग्नल भेजेगा, फिर FSH नहीं आता है, यहाँ से सीक्रेट नहीं होगा, यहाँ नहीं आएगा। फिर उसके बाद आती है बारी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस पे आके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से वर्क करेगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सीक्रेट होती है। फिर यहाँ पे जो ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है इसका डिहाइसेंस होगा, ये ब्रेक होगा। अब जब ब्रेक होता है, ये पूरा ओवरी होता है, ओवरी के अंदर ग्रेफियन फॉलिकल में भाई देखिए ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होती है, तो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बनता है, जो मैंने अभी शुरू में बताया था। सेकेंडरी oocyte क्या होता है, ओवम होता है, तो सेकेंडरी oocyte सीक्रेट होती है। तो ये पूरा टोटल काम है। अब ये जो ग्रेफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte तो निकल गया, ओवरी निकल गया, तो ये बचता है एकदम कवरिंग बचता है।
अब कवर जब बजता है, जैसे गोली चलती है, पिस्टल से गोली चलाई गई है, पूरी गोली मान लीजिए चलाई गई, तो कारतूस जब निकल जाता है तो खोखा नहीं बचता है, तो ऐसे ये खोखा बचता है। अब इस ग्रेफियन फॉलिकल से ये खोखा है, मान लीजिए ग्रेफियन फॉलिकल यहाँ से सेकेंडरी उस साइड निकल गया। फिर ये ग्रेफियन फॉलिकल क्या करती है, ग्रेफियन फॉलिकल ये चेंज हो जाती है कार्पस ल्यूटियम में, CARPUS, कार्पस LEUTIUM, कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाती है। फिर यही तो कार्पस ल्यूटियम क्या करती है भाई, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। कार्पस ल्यूटियम ये सिक्रेट करती है, प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेट करती है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन ये सिक्रेट करती है, जो जाके एंडोमेट्रियम पे वर्क करती है। फर्टिलाइजेशन के बाद वहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन का रोल ही होता है। तो ये हो जाता है कहानी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फीमेल्स हार्मोन कौन है जो ओनली, स्त्री हार्मोन जिसको बोलते हैं, स्त्री से आप ऐसे याद कर लिया करिए ना, स्त्री से एस्ट्रोजन हार्मोन ओनली महिलाओं में ही निकलता है भाई, सिक्रेट होता है। और एक हार्मोन ऐसा भी है जो मेल में ओनली होता है भाई, मेल में। तो मेल में कौन सा हार्मोन है, मेल में भाई आपको पता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन होता है TESTORONOE, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए इतने क्वेश्चन को हम लोग, हाँ एक पूछा जाता है कि प्राइमरी सेक्स आर्गन फीमेल का कौन सा होता है, तो ये भी आप यहीं लिख लीजिए, प्राइमरी PRIMARY, प्राइमरी सेक्स आर्गन, प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन, प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन कौन से होते हैं, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये भी बताइएगा। प्राइमरी मेल सेक्स आर्गन ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सभी ये बताइए, ये बहुत बार बताए गए हैं, तो ये मत सोचिए कि बताए नहीं गए हैं सब चीज़ें। तो यहाँ पे तो वैसे ये क्वेश्चन का जवाब आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये, लेकिन इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई हैं तो आप 2-3 बार वीडियो देखिए, और सभी वीडियो आप जाके अच्छे से तैयारी करना शुरू करिए, दिनों रात पढ़ना शुरू कर देंगे, सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो समझ में नहीं चीज़ें आई, इतनी आसानी से बताई जा रही हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे सिंपल क्वेश्चन आप कराते हैं। भाई सिंपल आपको लगता है जब चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अभी मैं ऐसे फेंक के चले जाऊँ क्वेश्चन, चलिए आप सॉल्व करिए तो क्वेश्चन सॉल्व निकाल पाओगे, फिर कहोगे बहुत टफ क्वेश्चन है। तो चलिए अभी इसको सिंपल बनाते हैं इस क्वेश्चन को, फिर लगने लगेगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड। अब बताइए, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन, स्पाइन में अगर लेटरल कर्वेचर हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, लॉर्डोसिस, सिलिकोसिस, काइफोसिस या फिर स्कोलियोसिस, तो क्या बोला जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। अगर लेटरल कर्वेचर हो जाएगा स्पाइन में तो फिर इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, स्कोलियोसिस। अब ये क्या होती है, अब पहले आपको स्पाइन के बारे में पता होगा तभी तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको स्पाइन के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, ये जैसे ये मान लीजिए कोई आदमी है, इसको देख लीजिएगा, ये कोई है, फिर यहाँ से देखिए ये पूरा हेड एरिया है, ये नेक एरिया है, नेक से ये पूरा इतना एरिया हो जाता है, फिर उसके बाद ये इतना एरिया हो जाता है, ये इतना, ये सब स्पाइनल कार्ड गए हैं। देखिए वर्टिब्री के अंदर तो ही स्पाइनल कार्ड जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्वाइकल कैनाल होती है, जो सबसे ज़्यादा इंजरी का खतरा होता है भाई, ये जो नेक से लेके यहाँ तक होती है ना, ये सर्वाइकल कैनाल इसको बोला जाता है, सर्वाइकल बोला जाता है, तो सर्वाइकल स्पाइन बोला जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखिए थोरैसिक, ये टी है, THORACI, थोरैसिक स्पाइन हो जाता है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए ये हो जाता है लंबर स्पाइन, LU, ये LU है, LUMBAR, लंबर स्पाइन हो जाता है। फिर एकदम ये नीचे वाला यहाँ पे ये सैक्रम स्पाइन हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिएगा, फिर नीचे आएंगे तो ये इतना स्पाइन हो जाता है। अभी इसी में चेंजेज होते हैं, कभी कभी इसमें थोड़ा सा जो कर्वेचर होता है ना, थोड़ा सा इसमें कर्व बनते हैं, तो इसमें कुछ इसको कुछ अलग बोलते हैं। थोरेसिक में अगर कर्व बन गया, अलग अलग कर्व बन गए, फिर या लंबर रीजन में कोई कर्वेचर बन गया तो यहाँ पे कोई कुछ बोलने लगते हैं, तो वो बीमारी होती है। तो अलग अलग बीमारियाँ होती हैं। जैसे अगर बात करें अब ये, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया, लॉर्डोसिस दिया गया। लॉर्डोसिस में क्या होता है, लॉर्डोसिस में जो लंबर स्पाइन था ऊपर वाला, ये जो लंबर स्पाइन है, यहाँ पे देखिए ये जो लंबर स्पाइन है ना, ये लंबर स्पाइन में है। अगर लॉर्डोसिस की बात किया जाता है तो इसमें लंबर स्पाइन में कॉन्वेक्सिटी आ जाती है। ऐसे लिख सकते हैं CONVEXICITY,
कॉन्वेक्सिटी आ जाती है। कॉन्वेक्सिटी मतलब ये ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे। अब देखिए ये ऐसे है ना, ये फिर ऐसे हो जाता है, कॉन्वेक्सिटी हो जाती है। तो उसी प्रकार एक आप देखेंगे, एक यहाँ पे है जिसको कुबड़ बोला जाता है। कुबड़ कहते नहीं है कि उनको कुबड़ निकला हुआ है, कुबड़ निकला होता है, तो उसको काइफोसिस बोलते हैं। काइफोसिस में क्या चीज़ें होती हैं कुबड़ में, इसी को कुबड़ को क्या इंग्लिश में हंच बैक बोलते हैं, HUNCH, हंच बैक बोला जाता है, हंच बैक बोला जाता है कुबड़ को। अब ये इसमें थोरेसिक रीजन में, ये जो काइफोसिस में ये जो थोरेसिक रीजन है, ये देखिए ये जो थोरेसिक रीजन है ना, इसमें चेंजेज होती हैं। थोरेसिक रीजन में इसमें क्या होती हैं, इसमें कुछ चेंजेज होती है, तो थोरेसिक रीजन में तो उसको काइफोसिस बोला जाता है। तो ऐसे ये बीमारी है। तो ऐसे अगर बात किया जाए कि लेटरल कर्वेचर आप स्पाइन में क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं भाई स्कोलियोसिस। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे फिलअप करना है, तो आप फिलअप करिए। पहले मैं क्वेश्चन को अच्छे से समझा रहा हूँ, फिर आप देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर द पीरियड। देखिए जो दे रहा है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो OCP महिलाएं लेती हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, हैव बीन टेकन डेली फॉर पीरियड। डेली मतलब फॉर पीरियड्स, मान लीजिए 28 दिन की पीरियड्स चल रहा है, तो 21 दिन तक लगातार लेना है, तो यहाँ पे 21 भर देंगे। स्टार्टिंग प्रीफरेबली विथ इन दियर फर्स्ट, 5 दिन के अंदर शुरू कर देना है। नेचुरल साइकिल जिस दिन स्टार्ट हो रहा है उसके 5 दिन के अंदर ये OCP लेना शुरू कर देना है। ऑफ नेचुरल साइकिल, आफ्टर ये गैप ऑफ साइकिल, जो 28 दिन का पीरियड है तो 21 दिन तक कंटिन्यू ले लेंगे, फिर 7 दिन लास्ट में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है आफ्टर ये गैप, कितने दिन का गैप रखेंगे, तो 7 डेज। तो ऑप्शन देख मिलाइए, यहाँ पे 21, 5 और 7 डेज फिलअप किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो अब तो आप सॉल्व भी कर ले जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन 21 डेज, यहाँ 7 डेज, ये तो गलत हो गया। 28 डेज, 7 डेज यहाँ दे दिया। फिर उसके बाद हाँ 7 डेज और फिर 5 डेज ये हो गया। फिर 21 डेज, 5 डेज, 7 डेज। तो इसमें भाई साहब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? टेकन डेली फॉर पीरियड्स, 21 डेज प्रीफरेबली विथ इन 5 डेज़ के अंदर। तो इसमें ऑप्शन जो आप लगाएंगे ना, ऑप्शन आप लगाएंगे कौन सा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। बी ऑप्शन नहीं होगा भाई। बी ऑप्शन 5 दिन के अंदर 7 दिन का बाद में गैप रखते हैं। तो आप देखिएगा इसमें 21 दिया है, 21 और 5 और 7 सही है। तो ऑप्शन इसमें तो ऑप्शन ऐसे दे दिया ना, 21 और 5, 7। 21, 5, 7 कहाँ पे है? ये देखिए 21, 5, 7 आपका डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल एडल्ट मेल। एडल्ट मेल में जो अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ ब्लड का कितने शरीर में टोटल ब्लड कितना होता है, कहने का मीन्स टोटल यही है। तो 5 लीटर आप लगाइए, 10 लीटर, 2 लीटर, 8 लीटर, 5 लीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड मतलब खाना खाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यही चीज़ कह रहा है। प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, जो हम लोग फूड को लेते हैं इन द डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को, भोजन को लेने को क्या कहते हैं? इंगेशन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, एलिमिनेशन कहते हैं, प्रोपल्सन कहते हैं। तो भाई इंगेशन कहते हैं, इंगेशन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। काफ़ी स्टूडेंट बी ऑप्शन डाइजेशन लगाएंगे। तो जो नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े हैं उनके लिए तो आज ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। नेक्स्ट बार कभी भी ये क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ए हेल्थ माउथ। जो स्वस्थ माउथ मीन्स मुंह जो होता है, माउथ उसका फीचर नहीं है। नॉट फीचर ऑफ हेल्थी माउथ मतलब स्वस्थ माउथ का क्या फीचर नहीं है? ड्राई एंड रफ, जो माउथ है उसको ड्राई सूखा होना चाहिए, और जो लिप्स ओंठ है वो रफ होने चाहिए। ये क्या सही है? हेल्दी माउथ के ये फीचर नहीं है।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फीचर, हाँ सही बात है भाई, हेल्दी माउथ के ये फीचर नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। और हेल्दी माउथ तो पिंक एंड मॉइस्ट होना ही चाहिए, टीथ फ्री एंड डेब्रिस होना चाहिए, एडिक्वेट सलाइवेशन होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में सलाइवेशन भी होना चाहिए, जो सलाइवा सिक्रीट होता है, लार जिसको बोलते हैं, तो वो भी सिक्रीट होता है, तो ये भी सही है। तो डेब्रिज हाँ सभी सही हैं, लेकिन यही ड्राई एंड रफ लिप्स नहीं होनी चाहिए, तो ये नहीं फीचर है हेल्दी माउथ का, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये देखिए, द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कहाँ से शुरू होता है भाई? एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ये टोटल यहाँ से आके यहाँ से फिर उसके बाद यहाँ पे स्टमक बन जाएगा, फिर स्टमक से ये पूरा जाएगा इंटेस्टाइन, तो माउथ से शुरू होती है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है माउथ से शुरू होके लास्ट पोर्शन एनस होता है, एनस से जिससे फीकस आउट करते हैं, तो माउथ टू एनस, ये ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली लॉन्ग एक्सटेंडिंग, मतलब चलती चली जाती है, फ्रॉम कहाँ से? माउथ से लेके एनस तक, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, हु इज नोन एज लेडी विद द लैम्प। अब बताइए ये क्वेश्चन मैंने तो 50 बार कम से कम करा दिया हूँ, तो बताइए विद द लेडी विद द लैम्प, आप भी नहीं गलत करेंगे कभी भी, तो सरोजनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो देखिए बी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यही तो नर्सिंग की जन्मदाता थी भाई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग तो सब कुछ नर्सिंग फील्ड में अभी आगे चल ही रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने 8-10 बार, ये भी क्वेश्चन 10-20 बार मिलेगा वीडियो जब करेंगे, तो जो स्टूडेंट इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, वो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो रिवाइज करना शुरू कर दें और क्वेश्चन पे भरोसा करें। सभी क्वेश्चन आपका अगर यहाँ पे सॉल्व हो रहा है तो आप एग्ज़ाम में बेस्ट करेंगे। क्वेश्चन का लेवल वही रखा गया है, तो आप जाके रिवाइज करें, इधर उधर घूमना बंद कर दें, डेली से 8-10 वीडियो रिपीट करें और रिवाइज करें। मैक्सिमम 4-5 घंटे तो सेल्फ स्टडी पे दें, फिर तभी कुछ होने वाला है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन को मैं रीड करके बता रहा हूँ। इन रिलेशन टू द कंडक्शन पाथवे ऑफ द ह्यूमन हार्ट, जो ह्यूमन का हार्ट है नॉर्मल 12 लीड होता है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया जाता है ईसीजी। हॉस्पिटल में जब ड्यूटी लगेगी ना, सबसे अधिक आपको ईसीजी करने को मिलेगा। कोई भी पेशेंट इमरजेंसी वार्ड में आप ड्यूटी करेंगे, कोई भी पेशेंट आएगा, उसका फर्स्ट पे जाओ भाई ईसीजी करो, और फिर उसके बाद उसका बीपी लो, मॉनिटर करो, ईसीजी लो, और ये पेंटाफ, एमसेट, यही सब जाके लगाओ तुरंत। तो कुछ चीज़ें ईसीजी, अब ईसीजी करने में 12 लीड, उसके 6 लीड तो उसके चेस्ट पे लग जाती है, 2 एंकल पे लग जाएगी, फिर उसके बाद 2 पैर पे लग जाएगी, तो ये टोटल लग जाती हैं 12 लीड। तो 12 लीड कंसिस्ट ऑफ वेब। अब वो हार्ट की वेब को क्या करती हैं? मॉनिटर करती हैं। PQRST-B, ये देखिए टी, which have reflect the atrial depolarization, तो कौन सी वेब होती है जो एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिफ्लेक्ट करती है? तो अब देखिए ये जैसे ऐसे वेब बनती नहीं है, ऐसे चलेगी, फिर उसके बाद यहाँ से आके ऐसे चली जाएगी, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ से चला गया, फिर उसके बाद अगर बात करेंगे ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ऐसे ऐसे चलती हैं वेब। तो यहाँ की बात कर रहा, पहले तो ये P होती है, फिर यहाँ Q होता है, फिर यहाँ R होता है, फिर यहाँ पे S होती है, फिर बात करेंगे यहाँ पे T होती है, फिर बात करेंगे यहाँ पे कौन सी वेब होती है, तो ऐसे ऐसे 1-2 वेब और होती हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ चीज़ें क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि डीपोलराइजेशन, एट्रिया डीपोलराइजेशन कौन सी वेव होती है? तो यू वेव होती है ये, तो यू वेव है, टी वेव है, पी वेव है। तो ये जो फर्स्ट वाली पी वेव है ये डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया यही होती है, तो पी वेव, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछ लिया होता रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, तो आप टी वेव लगाते। यहाँ पे अगर रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल पूछ लेता तो टी वेव लगा देते। टी वेव पे लिखेंगे क्या आप लोग? रीपोलराइजेशन आप लिख लीजिए, POLARIZATION, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल लिख लीजिए। एक तो लिखा ही दे रहे हैं वेंट्रिकल,
और एक ऑप्शन में तो पीवेव दे रहा है एट्रियल डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल पूछता तो QRST हो जाता, लेकिन चलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन आप लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, हाउ मच पेनाल्टी इज दियर फॉर ड्रिंक एंड ड्राइविंग इन इंडिया। अगर कोई भी पर्सन ड्राइव कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, 4 व्हीलर हो गया, 2 व्हीलर हो गया, और वो क्या करके दारू पी के, शराब पी के, ड्रिंक करके, तो पेनाल्टी कितनी लगाई जाती है इंडिया में। यहाँ देखिए कितना लिखा है, 10,000, 4,000, 1,000 या फिर 2,000, तो 10,000 पेनल्टी लगाई जाती है भाई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पेनल्टी से रिलेटेड क्वेश्चन ये देखिए कवर किया गया है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव में 10,000, रेसेस ड्राइविंग में अगर तेज़ी से चला रहे हैं तो ये देखिए 1,000 से लेके 2,000, विदाउट लाइसेंस नहीं है तो 5,000, विदाउट हेलमेट नहीं पहने हैं तो 1,000। ये क्या लगाए जाते हैं पेनाल्टी जब आप चेक इन में फंसते हैं। ये देखिए विदाउट इंश्योरेंस, अगर गाड़ी का मान लीजिए इंश्योरेंस नहीं है तो 2,000 रुपये, विदाउट सीट बेल्ट आप नहीं लगाए हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं तो 1,000 रुपये। ये सब देखिए यहाँ पे पेनाल्टी दिया गया है। तो अगर आप 18 साल के नहीं हुए हैं तब भी चला रहे हैं तो 25,000 रुपये पेनाल्टी है भाई, बहुत तगड़ा पेनाल्टी है 25,000। गाड़ी ले जाने से, कोई दूसरे को गाड़ी दे रहे हैं चलाने के लिए तो अवॉइड करिए, नहीं 25,000 बच्चे को दे दिए गाड़ी चलाने और वो पकड़ा गया तो भाई चालान कटेगा 25,000 का। वो कौन देगा, जिसकी गाड़ी रहेगी वो देगा या जो चलाएगा वो देगा। नेक्स्ट में ये देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है यार। एक्सेप्ट इंटेलिजेंस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, तो ये देख लीजिएगा आप। कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन IQ जो लेवल चेक किया जाता है, हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय, किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, तो विलियम स्टर्न आप याद करके चलिएगा, यही काम आ जाएंगे। विलियम स्टर्न ने IQ जो लेवल होता है कंसेप्ट, उसका कंसेप्ट कौन रिप्रेजेंट किया था, तो विलियम स्टर्न एक साइंटिस्ट ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दी एक्सरे वियर डिस्कवर्ड 1895 बाई हुइच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। अब ये क्वेश्चन बताइए, एक्सरे वियर डिस्कवर्ड 1895 में बाई हुइच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट, किस साइंटिस्ट के द्वारा ये क्या किया गया था, डिस्कवर्ड किया गया था, क्या चीज़ भाई, एक्सरे यार। तो यही देखिए रोंटगन जहाँ थे ना, RONTGN, जहाँ पे ये थे, एक्सरे तुरंत याद आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन लगाएंगे, विलियम कोनराड रोंटगन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट इज एसोसिएटेड विथ इन्वेंटेड ऑफ। ये देखिए थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट ही लिखा गया है, थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट एसोसिएटेड विथ द इन्वेंटेड, किसके खोज में इनका प्रसिद्ध है, थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट। तो ये एक्सरे मशीन या क्लिनिकल थर्मामीटर, शायद यही ऑप्शन बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और बी ऑप्शन आप भी सोच रहे होंगे तो बी ऑप्शन ही लगाइए, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप, एक्सरे मशीन पे मत जाइएगा, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर से थॉमस या टेम्परेचर टाइप लगता ही है ना कि थॉमस। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या नापता है, टेम्परेचर ही नापता है। तो नेक्स्ट में यहाँ आएंगे, यहाँ देखिए सेकेंड ऑप्शन, हाँ सेकेंड ऑप्शन वही है, क्लिनिकल थर्मामीटर ही। नेक्स्ट ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। आइडेंटिफाई द कैंपेन डिपिक्टेड बाय द सिंबल। ये आप सिंबल कहाँ देखते होंगे, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उनके दीवार पे बने होते हैं और किताबों में भी बन के आते हैं। एक पेंसिल होता है ऊपर एकदम आगे साइड में, एक गर्ल्स बुक्स को लेके बैठी रहती है और पीछे एक छोटा सा बच्चा भी बैठा है। तो ये किसका सिंबल होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का, या फिर ये देखिए सर्व शिक्षा अभियान का, सर्व शिक्षा अभियान। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान। नीचे लिखा भी होता है, जब ये जहाँ पे पेंसिल बनी होती है सर्व शिक्षा अभियान लिखा होता है, तो सर्व शिक्षा अभियान, ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जाएगा सर्व शिक्षा अभियान का ये सिंबल है, तो बी ऑप्शन। किशोरी शक्ति योजना, सेव द गर्ल चाइल्ड, नहीं, तो बी ऑप्शन आप लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, डिलेक्सिया हैज़ डिफ़िकल्टी इन। अगर ये डिलेक्सिया क्या है, डिलेक्सिया डिसलेक्सिया
डिसलेक्सिया एक डिजीज है, एक बीमारी है। जिसको डिसलेक्सिया हो गया ना वो डिस हो जाएगा, पढ़ना लिखना नहीं पाएगा, ना तो वो क्या कर पाएगा, रीड कर पाएगा, रीडिंग स्पेलिंग में उसको प्रॉब्लम होने लगेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये डिसलेक्सिया के बारे में कुछ दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं जो मैंने बता दिया। डिसलेक्सिया मोस्ट कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी है व्हिच मेक्स लर्नर डिसलेक्सिया, तो यही चीज़ है। रीडिंग डिसऑर्डर है, रीडिंग मतलब पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। डिसलेक्सिया मीन्स, डिसलेक्सिया का मतलब होता है रीडिंग डिसऑर्डर, पढ़ने में दिक्कत होने लगेगी, पढ़ने की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है ये देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADHD। ADHD का फुल फॉर्म देख लीजिए। ADHD का फुल फॉर्म है, ऑटिज्म तो नहीं होगा, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। वो ये जो बीमारी हो जाती है वो ध्यान नहीं दे पाता, अटेंशन किसी बात पे वो नहीं ले पाता। तो ऑप्शन नंबर इसमें अटेंशन डिफिसिट हाई डिजीज है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डिफिसिटी हाइपर एक्टिविटी। तो ये देखिएगा, इसमें देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन किया गया है, इसको भी पढ़ लेंगे तो कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इट इज़ ए टाइप ऑफ डेवलपमेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर whose essential feature is an persistent pattern of inattention, hyperactivity and impulsivity that is more frequent and severe than is typically observed in individual at a comparable level of development। वही चीज़ें जो मैंने बताया था। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए, क्वेश्चन और दिखा देते हैं। ये डिसऑर्डर द काज प्रॉब्लम विथ मूवमेंट एंड बैलेंस इज, अगर कोई ये बीमारी हो गई है, काज ये कौन सी बीमारी करती है जो मूवमेंट और बैलेंस, बॉडी का मूवमेंट और बैलेंस बनाने में बीमारी होती है, उसका कारण क्या है, उसका डिस्क, या देखिए डिसकैल्कुलिया बोलते हैं या डिसग्रेफिया या फिर सेरिब्रल पॉल्सी या डिसलेक्सिया। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सेरिब्रल पॉल्सी होनी चाहिए, जो कि सही भी है, सेरिब्रल पॉल्सी ही सही है। तो 3rd ऑप्शन आप लगाएंगे, डिसऑर्डर जो काज करती है मूवमेंट एंड बैलेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप देख सकते हैं। अगर अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है तो कौन सी बीमारी है, यह हाइपोकैलिमिक डिसऑर्डर या हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर या हाइपर एक्टिविटी। तो ये कौन सी बीमारी है, इसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन तो आपको बताना ही है कि ADHD कौन सी बीमारी है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो 1-2 क्वेश्चन और आपको ले लेते हैं। हाँ, ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हटाइए, ये क्वेश्चन लीजिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन इसको लगाइएगा, ये नहीं कि आप क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, जो बैक्टीरियोलॉजी के फादर, पिता कौन है, मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी लुईस पास्चर साहब या रॉबर्ट कोच साहब या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या जॉन स्नो। तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे भाई, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहीं पे लुईस पास्चर की बात कर लेता, फिर क्या लगाते, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लगाइए ना, FATHER, फादर OF ऑफ, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जब आप BSc नर्सिंग करेंगे तो एक बुक ही वहाँ पे चलेगी। तो लुईस पास्चर साहब हमेशा याद आएंगे माइक्रोबायोलॉजी। तो ऐसे याद करिए कि मेरा BSc नर्सिंग में सिलेक्शन हो जाएगा तो माइक्रोबायोलॉजी की एक बुक मुझे पढ़नी पड़ेगी और उसके फादर रहेंगे लुईस पास्चर मतलब पास्ट में मुझे क्या करना है, BSc नर्सिंग करना है। तो लुईस पास्चर माइक्रोबायोलॉजी, अब तो कभी नहीं बोलेंगे ना, पास्ट में हमें BSc नर्सिंग करना है और पास्चर हैं भी, तो लुईस पास्चर कौन है, माइक्रोबायोलॉजी हैं, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। अब बोलेंगे तो आपकी खैर नहीं है। ये देखिए फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी की बात करेगा तो रॉबर्ट कोच। ये देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यार, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, वो इसी का डिस्कवरी किए थे। तो आप अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पे तीर लगा के लिख सकते हैं। डिस्कवरी DISCOVERY, डिस्कवरी OF, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन PENICILLINE,
पेनिसिलिन। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं सर आप क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन को रिपीट करना भाई सिलेबस के बाहर में नहीं पढ़ा सकता, पूरी सिलेबस कवर की गई है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट है। जाके चैनल पे से जोरदार तैयारी करें, सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। अब जॉन स्नो क्या किए थे? जॉन स्नो भी कुछ किए थे, ये इनको फादर ऑफ एक CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको जॉन स्नो मिल जाएंगे। फादर ऑफ इनको इपोडीमियोलॉजी बोला जाता है, DEMOLOGY, इपीडीमियोलॉजी, फादर ऑफ इपीडीमियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसको क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो ये आप सोचिएगा कि ये कौन सॉल्व करेगा। ये क्वेश्चन शायद कमेंट बॉक्स में आप खुद लिखिए यार। व्हिच कार्बोहाइड्रेट यूनिट इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन शुगर। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट की यूनिट यहाँ पे दिया गया है और कौन सा इसमें शुगर है, शुगर तो सभी है लेकिन ब्रेन शुगर कौन है, जो मस्तिष्क को शुगर बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन लगाइए, फ्रक्टोज ब्रेन शुगर है क्या? फ्रक्टोज भाई तो ग्रेप शुगर होता है। फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज ग्रेप शुगर नहीं, फ्रक्टोज होता है फ्रूट शुगर। लिख लीजिए FRUIT, फ्रूट शुगर बोलते हैं। फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज को बोलते हैं फ्रूट शुगर बोलते हैं। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब पहले देख लीजिए, ब्रेन शुगर बोला जाता है गैलेक्टोज को। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो फिनिश है। हाँ, यहीं देख लीजिए, सुक्रोज का भी देख लीजिए। सुक्रोज किसको बोलते हैं? सुक्रोज टेबल शुगर को बोला जाता है, TABLE, टेबल शुगर बोला जाता है। तो टेबल शुगर बोलते हैं, कभी कभी तो केन शुगर बोलते हैं, CANE, केन, गन्ना वाला केन शुगर बोलते हैं, इसको बोलते हैं। तो या टेबल शुगर बोल दें या केन शुगर बोल दें, दोनों बोलते हैं। अब एक बच रहा है आपका माल्टोज, ये भी आप ये माल्टोज भी देख लीजिए। माल्टोज को माल्ट शुगर भी बोला जाता है, MALT, माल्ट, SUGAR, माल्ट शुगर भी बोलते हैं। या फिर पोटैटो शुगर बोलते हैं, आलू वाला शुगर, पोटैटो, POTATO, पोटैटो शुगर भी बोला जाता है। हाँ, ये हो गया। एक वो मिल्क शुगर भी बोलते हैं। एक लैक्टोज होता है, LACTOSE, लैक्टोज होता है, जिसको क्या बोलते हैं भाई? मिल्क शुगर भी बोला जाता है। तो चलिए, काफ़ी ज़ोरदार स्वागत करिए। बहुत मेहनत किया हूँ खुद भी, और आप भी खुद मेहनत करिए और सिलेक्शन लीजिए 2024 में। टालना घूमना बंद करिए, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए और जितनी प्लेलिस्ट में वीडियो है बिना रुके थके रिवाइज कर लीजिए। सिलेक्शन के बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इधर उधर मत भागिए, दौड़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं वीडियो, कौन सी वीडियो मिल जाए, जो एक वीडियो मिल जाए उसी में सब काम हो जाए, कोई वीडियो ना देखनी पड़े। तो ऐसा कुछ होगा नहीं कि कोई कहते नहीं है, कोई वो नहीं होगा। तो चलिए, कुछ भी होगा, सब कुछ हो सकता है, लेकिन पढ़ाई के दम पे ही हो सकता है। जो भी होगा पढ़ाई के दम पे। तो चलिए, सभी क्वेश्चन लगाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो रिवाइज करिए। और रिवाइज करने क्यों बोलता हूँ प्लेलिस्ट की वीडियो, ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे तो व्यू जाएगा फिर पैसे की बौछार होगी, ऐसा कुछ नहीं, बट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मैं भी BSc नर्सिंग किया हूँ, तो जो भी नॉलेज है सभी स्टूडेंट का सोच रहा हूँ, जो मेरे प्यारे जूनियर आएंगे भविष्य में BSc नर्सिंग करने के लिए, वो इसी चैनल के थ्रू आएँ और ज़्यादा और आसानी से सिलेक्शन लें, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट जॉब हम ही लोग करेंगे, नर्सिंग फील्ड में भूचाल लाएंगे, अच्छे से करेंगे, सब कुछ रेडी करेंगे। चलिए, तैयारी करिए, सिलेक्शन लीजिए 2024 में, इसी साल। थैंक यू।